नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रदेश में अपराध के बढ़ते आंकड़े अब डराने लगे हैं। खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। रेप, किडनैपिंग, छेड़छाड़, दहेज के लिए हत्या या फिर महिला उत्पीड़न, सभी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध सभ्य समाज के चेहरे पर बदनुमा दाग है, तो वहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या कानून सिर्फ दिखावे के लिए है? अगर कानून है तो उसका पालन करवाने में पुलिस प्रशासन नाकाम क्यों साबित हो रहा है? सवाल यह भी कि अपराधियों के मन से कानून का खौफ खत्म हो गया है। मां, बहन, बेटियों के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ता अत्याचार साफ बता रहा है कि समय जरूर बदला है, लेकिन तस्वीर नहीं बदली है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि तस्वीर और गंदी हो रही है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आधी आबादी कितनी सुरक्षित? तो हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ महिलाएं भी होंगी। समझने की कोशिश करेंगे कि आधी आबादी कितनी सुरक्षित है और अगर सुरक्षित नहीं है तो कब सुरक्षित होगी। इस वक्त हमारे साथ श्याम सुंदर विश्नोई हमारे साथ जालोर से जुड़ रहे हैं और प्रतीक सोलंकी सिरोही से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जालोर चलते हैं। श्याम, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जालोर का हाल आपसे समझना चाहेंगे कि जालोर का हाल क्या है महिला अपराध को लेकर। देखिए अभिषेक, जालोर की बात करें तो जालोर जिले के अंदर अपराध का ग्राफ है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें विशेष रूप से महिला अत्याचार की बात करें तो दहेज प्रताड़ना और महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी वारदातें एक के बाद एक सामने आ रही है। तो ताजा मामला जालोर जिले के सांचौर का, जहां पर 60 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला के ऊपर जमीनी विवाद को लेकर किस तरीके से बर्बरता हुई, उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जालोर के अंदर महिलाएं कितनी सुरक्षित है। इन तमाम जो आंकड़े हैं महिला अपराध को लेकर वो 100 से पार हो चुके हैं, यानी कि जालोर के अंदर अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और महिला अपराध को लेकर लगाम लगाने में कहीं ना कहीं पुलिस या कार्य प्रणाली है वो नाकाम साबित हो रही है, विफल हो रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम, जालोर के अंदर बात करें तो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, महिला अत्याचार बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार की तरफ से काफी प्रयास किए जा रहे हैं, खूब सारे कानून निकाले गए हैं, योजनाएं बनाई गई है, लेकिन उन योजनाओं को जब तक धरातल पे नहीं लाया जाए तब तक इन चीजों के बारे में हम सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। आवश्यकता है कि बनाए गए कानूनों को, जैसे प्रताड़ना संबंधी है, घरेलू हिंसा संबंधी है, अन्य महिलाओं की सुरक्षा संबंधी जो भी कानून है, उन सभी को धरातल पर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। किसी भी चीज को बना के छोड़ देने से कार्य नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी चीज हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ अक्सर ये होता है, कारण ये कि कई बार किसी चीज को लेकर महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। ये आगे होने का प्रयास ठीक नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है कि आप महिलाओं को कंधे से कंधा मिला के चलाने की कोशिश कीजिए। इसलिए नहीं कि उनको हर चीज में आप प्राथमिकता देके और उस चीज को बवाल खड़ा कर दिया जाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। रात बिरात कभी भी महिलाओं के साथ में हम देखते हैं कि इस तरीके की घटनाएं होती है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं भी जिम्मेदार है। क्योंकि जब तक आम जन के अंतर्गत ये चीज नहीं आएगी कि हमें महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टि रखनी चाहिए, उनके प्रति हमें अच्छे भाव रखने चाहिए, तब तक ये चीजें चलती रहेगी। और इसके लिए सर्वप्रथम सरकार से यही अपेक्षा की जा रही है कि इस चीज को धरातल पर क्रियान्वित की जाए। धन्यवाद। निश्चित तौर से सरोज जी, महिला अत्याचार की बात करें तो जालोर में बढ़ता ही जा रहा है। आप लंबे समय से सक्रिय है, सामाजिक संगठनों से भी जुड़ी है, लेकिन इन अपराधों पर लगाम नहीं कसी जा रही है, वजह क्या है? राजस्थान में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान में अपराध बहुत अधिक बढ़ गए हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। राजस्थान की सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है और महिलाओं पर अत्याचारों पे कोई लगाम नहीं लगा जा रही। पुलिस भी इसमें नाकाम रही है। अभी हमने देखा है कि सांचौर में एक महिला को जमीन विवाद में मार दिया गया है और लाहौर में एक मामा ने बच्ची के साथ रेप कर दिया। ऐसी आए दिन इतनी घटनाएं होती रहती, हम पेपर में पढ़ते रहते हैं, लेकिन पुलिस उनमें नाकाम रही है। सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है और सरकार के आका जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो भी जहां अपराध नहीं होते वहां पहुंच जाती है और जिन उनके घर में आग लगी होती है वहां देखने नहीं जाती है। ऐसे इनके आका भी हैं।
हमारी सरकार ने, मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो इज्जत घर बनाए, और योगी जी ने अभी एक नया कानून निकाला है कि उसमें महिलाओं को 6 से शाम को 6 बजे से तो सुबह 7 बजे तक वो ड्यूटी पर, ऑन ड्यूटी पर सरकारी महिलाएं नहीं आएगी। और यदि कोई भी उनको निर्देश देता है या कोई उनको बुलाता है ड्यूटी पे, तो वो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ये हमारी यूपी सरकार ने यूपी की महिलाओं को कम से कम ये दिख रहा है इन महिलाओं से बात करते हुए कि कुछ स्टूडेंट है, कुछ ऐसी। ठीक है श्याम, फिर आते हैं आपके पास। और भी कई सारे सवाल हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे महिलाओं से कि उन्हें किस तरीके का डर लगता है, पुलिस का रिस्पॉन्स किस तरीके का होता है। श्याम, आते हैं आपके पास फिर से। अभी चलते हैं सिरोही। प्रतीक आपके पास आ रहे हैं, आपसे सिरोही की स्थिति जानना चाहेंगे कि सिरोही जिले का क्या हाल है महिला सुरक्षा को लेकर, महिला अपराध को लेकर। जी अभिषेक, बिल्कुल बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखा जाए तो सिरोही के आबू रोड के बहुमूल्य आदिवासी इलाके में यहाँ पर पिछले 40 दिन के अंदर 2 गैंग रेप की वारदातों वो यानी कि जो सामने आई है। लेकिन वहां पर देखा जाए तो गैंग रेप की वारदात ऐसी खतरनाक हुई है कि उनको सुनकर ही दिल दहल उठता है। वहां पर आम औरतें जब सड़क पर निकल रही हैं, शराबी उन्हें अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं, और जो है पुलिस जो है सिर्फ खाना पूर्ति करने और जांच के नाम पर पिटारा करने में लगी रहती है। हमारे साथ में कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनसे जानेंगे कि लगातार, मैं बताया कि लगातार जो है क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, महिला अत्याचार का ग्राफ बढ़ रहा है, क्या कहेंगी, क्या कारण है? क्योंकि जो भी युवा है वो नशे के शिकार है। आज सिरोही के अंदर दिनों दिन नशा बढ़ता ही जा रहा है। हमारी संस्था इसके लिए नशा मुक्ति के कैंप करती है, महिलाओं को बुलाती है, लेकिन उनके परिवार में युवाएं इतने ग्रसित हो गए हैं, जो परिवार के लोग भी भयभीत है। शाम को महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कोई वॉकिंग करने जाते हैं तो भी ऐसे युवा है जो स्कूटर से टक्कर मार के, धक्का मार के या उनसे छेड़खानी करके निकल जाते हैं। तो ये दूषित वातावरण नशे के कारण हुआ है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको मुक्त करने के लिए जगह जगह पर हमें कैंप भी लगाने पड़ते हैं। हम गाँव में जाके भी और सिरोही के अलग अलग एरिया में जाके उनको आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करते हैं, क्योंकि जब तक नशे से मुक्त नहीं होंगे तब तक ये वारदातें बढ़ती जाएगी और ये वातावरण ज्यादा ही दूषित होता जाएगा। यानी कि साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार जो है नशे का जो है कारोबार और नशा जो जिस प्रकार समाज में बढ़ रहा है, उस जो है अंधकार में इन महिलाओं को धकेलना पड़ रहा है। शिक्षा का अभाव भी जो है कहीं ना कहीं, जिसके कारण जो है ये नशे की लत के कारण जो है क्राइम ये बढ़ता जा रहा है। वगैरह लगातार हमारे साथ और महिलाएं जुड़ी हुई है। आप बताएंगे जिस प्रकार जो महिला को क्राइम बढ़ा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? महिला को आत्मनिर्भर रहने के लिए खुद के ऊपर कर्मेंद्र पे राज करना है, और जब ये राजयोग सीखेंगे तो वास्तव में ये सब अत्याचार, पापाचार कम होता जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि युवा ही देश का भविष्य है, लेकिन आज युवा ही वास्तव में गिर रहा है। तो ऊंचा उठाने के लिए आध्यात्मिकता की बहुत जरूरत है। तो गांव गांव जाके ये तंबाकू व्यसन मुक्ति के लिए हमें उसको यानी सचमुच हमें उसको प्रतीक इन महिलाओं के हिसाब से देखा जाए तो जो नशे की लत है तो उसकी वजह से भी अपराध की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इन महिलाओं का मानना है। ठीक है, आते हैं आपके पास फिर से। श्याम, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आपसे ये कहूंगा जरा आप महिलाओं से बात करें और उनसे समझने की ये कोशिश करें, एक महिला होने के नाते जब ये अपने घरों से निकलती हैं किस तरीके का डर इन्हें सताता है। दूसरा ये कि एक मां होने के नाते जब इनकी बेटियां अगर घर से बाहर निकलती हैं तब किस तरीके का डर इन्हें सताता है। निजी तौर से अभिषेक, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं कॉलेज की वो स्टूडेंट बच्चे हैं उनसे बात करूंगा। आप घर से निकलते हैं तो आपको पहला डर क्या सताता है? क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर महिला अत्याचार का ग्राफ बढ़ रहा है, बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो घर से कॉलेज जाते वक्त की बात करें या ऑल ओवर आपके स्टूडेंट्स आती हैं, तो उनको विशेष क्या डर सताता है? कि हम रास्ते में सुरक्षित जा रहे हैं, हमारी सुरक्षा सरकार करती है, पुलिस व्यवस्था के द्वारा हम कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर बाहर भी बहुत सारे लड़के होते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था न हो जिससे हमें आपत्ति हो। इस प्रकार से बहुत से कॉलेजों में अनुभूति होती है।
इसलिए सरकार से निवेदन करती हूँ कि कॉलेजों में भी ऐसी सुविधा हो जिससे बेटियां सुरक्षित जा सके। जब तक शिक्षा का मामला हो न बढ़ेगा तब तक है ना व्यक्ति के मन में वो भाव पैदा नहीं होगा और योग्यता नहीं बढ़ेगी। समाज में शिक्षा की कमी की वजह से ही ये सारे अपराध हो गए। अगर माँ बाप अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहते तो ऐसे कई सारे आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस कोर्स, उन्हें ऐसी योग्यता दे, ऐसे संस्कार दे, ऐसी शिक्षा दे जिससे उनके अंदर मोटिवेशन पैदा हो और वो अपने फैसले खुद ले सके और अपने कदम खुद बढ़ा सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। जितना बेटों को दिया जाता सम्मान उतना बेटियों को भी समाज में देना चाहिए। दोनों बराबर हो गए तो समाज में आगे जागरूकता फैलेगी, जिससे समाज में आने वाली नई पीढ़ी उससे प्रेरणा लेगी। तो और भी बहुत से घर है गाँवों में जो अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना और भी व्यवस्था होगी और घरेलू और भी योजना सरकार निकाले। योजना नहीं, सिर्फ उस पर अमल करना नहीं, उसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। सरकार से निवेदन करती हूँ कि भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में इस बार 2021 में सबसे ज्यादा अपराध हुए। जालोर के रानीवाड़ा में एक पिता ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया और मां ने उस केस दर्ज करवाया है। इसलिए ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत निंदनीय घटना है। इसलिए समाज में ऐसी जागरूकता होनी चाहिए, समाज में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, स्कूल में, कॉलेज में सेल्फ डिफेंस होना चाहिए जिससे और लड़कियां अपने आप को मोटिवेशन हो सके और अपने कदम खुद उठा सकते, उनसे लड़ाई कर सकते हैं और पुलिस प्रशासन का भी उनका पूरा सपोर्ट होना चाहिए जिससे लड़कियां अपने पढ़ाई और शिक्षा और अपने सपने को पूरा कर सकें। निश्चित तौर से अभिषेक, एक माँ होने के नाते बहुत सी जिम्मेदारियां होती है क्योंकि एक बेटी घर से निकलती है तो सबसे ज्यादा चिंता माँ को सताती है। तो एक माँ के नाते बात करें या जो माता है वो किस तरीके की चिंताएं सताती है महिलाओं को? हमको ये चिंता लगी रहती है कि हमारी बेटी स्कूल जा रही है या कहीं बाहर कॉलेज जा रही है तो क्या वो सुरक्षित है या नहीं है। इसके लिए मैं उसके भैया को साथ में भेजती है या उसके पापा को साथ में भेजती हूँ क्योंकि मेरे को डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बेटी स्कूल जा रही है उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। मेरे को ये चिंता लगी रहती है। इन सब चीजों पर लगाम लगाने के लिए एक माँ के नाते आपकी क्या सलाह रहेगी सरकार को या प्रशासन को कि इन सब चीजों पर लगाम कैसे लगाई जाए? इन सब चीजों, आप घर पे भी सोचते होंगे कि इन चीजों पर लगाम कैसे लगे? इन चीजों पर लगाम तो इसलिए लगानी चाहिए क्योंकि मेरा मानना ये है ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि छात्राएं हैं तो कॉलेज जाती होंगी, स्कूल जाती होंगी। अमूमन हमने देखा है कि बहुत सारे कॉलेज के गेट पे कई मनचले होते हैं। आज भी एक तस्वीर सामने आई जहां एक बस में एक मनचला जो है छेड़खानी कर रहा था। तो उस समय क्या पुलिस की गश्त होती है? अगर उस तरीके की कोई चीज आती है तो पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? पुलिस कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करती है? ये सब चीजों के बारे में भी जरा आप पूछें। देखिए अभिषेक, मैं एजुकेशन से जुड़े हुए ही है हमारे साथ, उनसे बात करूँ। एक स्कूलों के अंदर बात करें या कॉलेज के अंदर बच्चियां हैं वो जाती है तो मनचले उनको छेड़ते हैं। इन सब चीजों को लेकर पुलिस की पोलाइट है क्योंकि पुलिस तक ये चीजें नहीं पहुंचती है। तो इन चीजों को लेकर एज ए गार्जियन के नाते आप लोग क्या प्रयास करते हैं और पुलिस कितनी मदद कर रही है? सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी समस्या को जब हमारे सामने रखा जाता है तो न केवल पुलिस प्रशासन तक ये बात पहुंचाई जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन से पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि किसी बच्चा या कोई बच्ची जैसे भी है वो हमारे पास पहुंचते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारा दायित्व बनता है वो सुरक्षित पहुंचे और सेफ तरीके से वो शिक्षा अटेंड करके और वापस अपने घर तक पहुंचे। इस संदर्भ में कई बार हम देखते हैं कि स्कूल्स के बाहर होता है, कई मंजिले खड़े रहते हैं या कुछ इस टाइप की असामाजिक तत्वों का आना जाना रहता है। तो उस संदर्भ में मैं ये मानती हूँ कि ज्यादा तो नहीं लेकिन पुलिस प्रशासन इतना तो कर ही सकती है कि गश्त लगाए, एक जगह खड़ी ना रहे। एक स्कूल के आगे एक को खड़ा करना पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाती, लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि हम हमारी तरफ से, जैसे हमारे स्कूल्स के पीटीआईज होते हैं या हम महिलाएं, एक गरिमा पेटी का मैं नाम लेना चाहूंगी जो हमारे स्कूल्स में रहती है अक्सर, उसमें न केवल बच्चियों के बारे में मतलब शिकायतों का दर्जा होता है, बाकायदा उसके अंदर बच्चियों की समस्याएं बताई जाती है कि वो स्कूल से बाहर निकलती तो उनके साथ क्या हो रहा है, या स्कूल के अंदर कई बार हम बिल्कुल श्याम, तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत पुलिस का रिस्पॉन्स भी उस तरीके से नहीं मिल पाता है जिस तरीके से मिलना चाहिए। ये भी एक बड़ा कारण होता है कि महिला अपराध में वृद्धि हो रही है। अब जयपुर से हमारे सहयोगी विष्णु भी हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, आपके पास आ रहे हैं। राजधानी का हाल जरा आप पहले समझिए और उसके बाद महिलाओं से भी ये जानने की कोशिश कीजिए कि इन्हें किस तरीके का डर सताता है, क्योंकि अभी हालिया हमने देखा है कि एक चेन स्नैचिंग की वारदात आई,
अब एक युवती का शव मिला है जयपुर में, बच्ची के साथ रेप। ये तमाम चीजें जयपुर में जब सुनने को खबरें मिलती हैं तो इन्हें क्या लगता है? विष्णु, देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में, जहां पर चैन स्नैचिंग की वारदातें और उसके अलावा पर्स स्नैचिंग की वारदातें, कई चोरियां जो है इस इलाके में सबसे ज्यादा होती है। और कुछ स्थानीय जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे मैडम किस तरीके का डर सताता है महिलाओं को? देखिए, राजस्थान में जो ये अत्याचार और बलात्कार का बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन मतलब हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहे हैं और कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है। और हम चाहेंगे कि ये कानून मतलब सरकार कहाँ जा रही है, क्या कर रही है सरकार कि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना लॉकडाउन में जहां पुलिस तैनात थी सड़कों पर, उस टाइम पे भी अत्याचार और ये अपराधी अपना करके जा रहे थे, निकल रहे थे कर करके अत्याचार। ना एम्बुलेंस छोड़ी, ना बस छोड़ी, ना हॉस्पिटल छोड़े। तो सोचिए आप, सरकार कहाँ जा रही है, क्या कर रही है काम। तो हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो हम चाहेंगे कि सरकार कुछ इस अवेयर करे, हमें करे अवेयर, या हम कुछ करें। मैम कोई वारदात क्या सोचते हैं आप? हाँ, मेरे साथ एक बार वारदात हुई थी, उसमें वो बैंक का वो उसने पूरा अकाउंट खाली कर दिया और उसके बाद मुझे इतने गंदे गंदे मैसेज किया और मेरे को मैसेज करके बोल रहा कि आपके सारे फोटो वायरल कर दूंगा, ये वो। तो एक बार तो मैं घबरा गई थी, लेकिन फिर मन में आया कि खुद ही को सशक्त होना पड़ेगा, महिलाओं को अपने लिए खुद ही को खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। पुलिस का रेस्पॉन्स कैसा रहा अपराध में? हाँ, उस समय में उन्होंने मेरे को रेस्पॉन्स अच्छा दिया। उसके बाद फिर बैंक वालों ने भी मुझे रेस्पॉन्स अच्छा दिया। मैंने पुलिस में कंप्लेन करवाई, बराबर उन्होंने मेरा साथ दिया, सब कुछ किया। उसके बाद फिर बैंक वाले भी एक्टिव हुए और मेरा अकाउंट में पैसा वापस आ गया। मैम, जयपुर में महिलाओं संबंधी जो अपराध हैं उसको लेके क्या सोचते हैं आप? क्या डर सताता है? उसको लेके डर सताता है मुझे, मेरी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आज 2 साल से लेके 60 साल तक की युवती, कोई भी मतलब महिला सुरक्षित नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा कानून बने कि जिससे आगे अपराधी मतलब इस काम को करने से घबराए। इस तरह से कानून बनना चाहिए ताकि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहे। हम बाहर जाते हैं तो हमको डर सताता है हमारे पीछे बच्चियां सुरक्षित है या नहीं है। बच्चियां स्कूल जाती है, कोचिंग जाती है, तो आज बच्चियां कहीं सुरक्षित नहीं, बच्चों को बाहर निकालना भी जरूरी है। और मतलब यही उसी वो में रहते हैं कि बच्चियों को कहीं भेजें नहीं भेजें, क्या होगा। मैंने आप भी चैन स्नैचिंग की वारदात का शिकार? मेरे साथ भी चैन स्नैचिंग के मतलब वॉकिंग ही कर रहे थे हम रात को नॉर्मल, और पीछे से चैन स्नैचर आए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही और पीछे पड़े रहे, उसके पीछे पड़े रहे, फिर जाके लास्ट में हमारी जीत हुई। हम मैडम, महिलाओं संबंधित अपराध के बारे में क्या सोचते हैं आपका? शहर में अपराध कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या है? नहीं, बहुत बढ़ रहे हैं। इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, सरकार को हमारी हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करनी चाहिए सरकार को हमारी। मैम, आप क्या बोलेंगे अपराध को? हम भी ये बोलना चाहते हैं कि कुछ करे सरकार, तो महिलाएं सुरक्षित रहे और बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। तो देखिए, महिलाओं का कहना है कि वे जो है यहाँ की राजधानी की सड़कों पर सुरक्षित नहीं है, लेकिन जब वारदातें हुई तो पुलिस का रेस्पॉन्स अच्छा रहा, पुलिस तक वे पहुंची और उनको मदद मिली। जी बिल्कुल ठीक है। विष्णु, आते हैं आपके पास फिर से। अब प्रतीक आपके पास आ रहे हैं, सिरोही में भी आप महिलाओं के साथ हैं, उनसे भी ये जरा समझने की कोशिश कीजिए। इनमें कई माँ भी होंगी, उनकी बच्चियां भी घर से निकलती होंगी। अब क्या लगता है किस तरीके का डर, और साथ ही पुलिस की गश्त किस हद तक इन्हें देखने को मिलती है, पुलिस की सतर्कता किस हद तक देखने को मिलती है सिरोही में? जब से बिल्कुल बताना चाहूंगा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे महिलाओं से। मैडम, आप बताएं कि जिस प्रकार एक माँ अपनी बेटी को जब स्कूल पढ़ने के लिए बाहर भेजती है तो क्या सहम रहता है, क्या विचार रहता है आपके अंदर? उनके अंदर यही रहता है कि हमारी बच्ची सदा ही सुरक्षित रहे। लेकिन क्या होता है कि बाहर भेजने के बाद स्कूलों के अंदर पहुंचने तक भी उनको अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, मजबूरन जैसे महंगाई बढ़ गई है, व्यसन बढ़ गए है, महिलाओं को बाहर निकलना ही पड़ता है। तो जहाँ भी अपनी रोजी रोटी के लिए जाती है वहाँ भी अत्याचार सहन करना पड़ता है। घर के अंदर घर तो चलाना ही है, लेकिन घर चलाने के साथ साथ इतना भय और चिंता है कि हम अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि नहीं हो पाती है। क्योंकि आज जगह जगह तो पुलिस नहीं, अभी हम कोई कारण करेंगे तो कहेंगे कि फलाने प्रोग्राम में पुलिस है। पुलिस से कुछ नहीं कर सकती क्योंकि 24 घंटा कोई पुलिस का पहरा रहता नहीं स्कूल के बाहर।
और स्कूल के बाद कई युवाएं नशेड़े व्यक्ति होते हैं, तो महिला और बच्चियों के लिए बहुत बहुत ही चिंता का विषय बन गया है कि इनका भविष्य क्या है। भाई स्कूलों के अंदर हम आध्यात्मिकता को लाए और एक लेसन उनको दे, लेकिन रास्ते चलते तो उनकी सुरक्षा कौन करे? प्रशासन ही करेगा, या तो वो अपने आप में परिवार सक्षम हो जो छोड़ने आए लेने आए, लेकिन हर साधारण परिवार वो नहीं कर सकता। तो माँ बाप उस चिंता में रहते। ठीक है, माता पिता की चिंता होती है प्रतीक, ये हर कोई समझ सकता है। जब एक बच्ची घर से निकलती है तो बहुत सारी बातें जो है माता पिता के जहन में चलती रहती हैं। विष्णु, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं और समझना ये भी चाहेंगे कि अभी देखिए, जैसे ये महिला कह रही थी कि हर परिवार उतना सक्षम नहीं होता है कि बच्चे को स्कूल छोड़ने जाए और लाने जाए, लेकिन इन सब के बीच हमने ये देखा है कि कई लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें, ट्रेनिंग दी जाती है मार्शल आर्ट की, ये ट्रेनिंग भी दी जाती है कई स्कूलों में। क्या ये भी महत्वपूर्ण अंग है? लेकिन एक केस होता है रेप का। रेप के केसेस में हमने ये देखा है कि लोगों की मानसिकता भी बहुत अहम हो जाती है। तो महिलाएं क्या सोचती हैं? महिलाओं को क्या अब आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ? देखिए, बात करेंगे इसके बारे में। मैम, आप क्या सोचती हैं कि आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है? सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है अपराध, महिला अपराध को देखते हुए? देखिए, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जिस हिसाब से केस हो रहे हैं, हम माएँ बहुत चिंतित हैं बेटियों को लेकर, और हम माएँ चाहेंगी कि छोटी छोटी बच्चियों के लिए हम ट्रेनिंग सेंटर शुरू करवा दें। जैसे हम हॉबी क्लासेस शुरू करवा रहे हैं, वैसे ही हम चाह रहे हैं कि अब हम बच्चों को छोटे से ही कि ऐसी ट्रेनिंग दें हम कि बच्चे बड़ा होने के बाद कि इनका फेस कर, मतलब क्या बताएं हम, क्या किस हिसाब से चिंतित हैं कि बच्चा, एक बेटी है उसको भी लेकर हम इतने चिंतित हैं कि कैसे फेस करेंगे ऐसे लोगों को, कि हमारे घर में भी सुरक्षित नहीं है हम लोग। बिल्कुल। मैम, सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है बच्चियों के लिए जो अब जिस तरह के अपराध हो रहे हैं उसको? सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि हर बच्ची सेल्फ डिफेंस सीखे, और हर जैसे हॉबी क्लासेस के लिए जरूरी है, और स्कूल में भी। जी देखिए, स्कूल में भी बोलिए मैम। बच्चों को जैसे अपन पहले सोचते थे कि संस्कार दें, अच्छे संस्कार बनाएं, वैसे आजकल एक ये भी माइंड में रहता है कि बच्चों को, बेटियों को सेल्फ डिफेंस का बारे में बताएं कि हाँ अपनी कैसे अपनी करनी है। मतलब स्टार्टिंग से हमें ये पढ़ाना पड़ेगा, कि ये बताना पड़ेगा कि आपको कैसे अपनी, अकेले में भी आप जा रहे हो तो कैसे अपनी करो, अपनी सुरक्षा करें। जी मैम। मैम, सेल्फ डिफेंस को लेके आपको क्या सोचना है? बच्चों को आत्मनिर्भर तो बनाना ही पड़ेगा, उनको कुछ तो सिखाना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल विष्णु, तो आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य भी है, जरूरी भी है, ऐसा लग रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विष्णु आपका, प्रतीक और श्याम आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि देश की हर बेटी, हर महिला, हर मां, हर बहन सुरक्षित हो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।